हेलो स्टूडेंट, कल बेटा हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पार्ट पढ़ने के लिए रखा था। हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों। मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे? यस सर। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पार्ट में एग्जैक्टली क्या करना था कि हमें ये प्रूफ करना था, मतलब कि साइंटिस्ट को प्रूफ करना था कि केमिकल इवोल्यूशन हुआ है। केमिकल इवोल्यूशन को बेटा जस्टिफाई करना था। तो वैसा ही सेम इन्वायरमेंट जैसा कि पहले था, जैसा कि पहले ऑपरेट ने बताया था, वैसा एक बड़े से फ्लास्क में क्रिएट किया गया। ठीक है। आफ्टर ऑपरिन स्पोक, हारोल्ड यूरे एंड स्टेनली मिलर डिजाइंड एन एक्सपेरिमेंटल मॉडल मिमिकिंग मतलब क्या बेटा? बिल्कुल उसी तरीके का बेटा इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है। द concepts of ऑपरिन टू verify it physically। कब भैया? 1952 में उस बुक को पढ़ा इन्होंने और 1953 में इन्होंने ये बात शुरू की। तो एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किया था स्टैनले मिलर ने, जो कि हारोल्ड यूरो के स्टूडेंट थे। हारोल्ड यूरो ने ये बात पूरी बताई थी स्टैनले मिलर को। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, एक्सपेरिमेंट में क्या क्या कंपोनेंट्स उन्होंने यूज किए थे, एक्सपेरिमेंट की क्या क्या कैटेगरीज थे। तो अगर आप एनसीईआरटी वाले डायग्राम को देखोगे, वो फ्लास्क के एक्सपेरिमेंट को, तो वहां देखोगे एक फ्लास्क है। फ्लास्क में बेटा टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स हैं। आपको दिखेगा कि वहाँ टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स हैं बेटा। वहाँ एनवायरनमेंट के बारे में कुछ बताया गया है। फिर नीचे की तरफ बेटा आपको दिखेगा कि ट्यूब्स को नीचे से बेटा वार्म किया जा रहा है, बॉईल किया जा रहा है, मतलब हाई टेम्परेचर कंडीशन पहुंचाया जा रहा है। कुछ चीजें एनसीईआरटी में लिखी गई हैं, कुछ चीजें एनसीईआरटी में नहीं लिखी गई हैं। सारे पॉइंट्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, तो स्टेनले मिलर्स एक्सपेरिमेंट के डायग्राम को एनसीईआरटी से मैंने आपको बोल दिया था देखने के लिए। If you have the diagram, keep it just in front of you. Now, the components used by Stanley Miller, क्या क्या components use किए थे? तो उन्होंने बेटा मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ऐसे याद रखना बेटा। अमोनिया एक रहेगा, अमोनिया जितना भी यूज करो दूसरे कंपोनेंट उसका आधा रहेगा, ऐसे याद रखना। ठीक है। तो उन्होंने यूज किया था मीथेन। ठीक है। फिर उन्होंने यूज किया था बेटा अमोनिया, फिर यूज किया था हाइड्रोजन, और उसके साथ यूज किया था बेटा वाटर। वाटर अनलिमिटेड था बेटा, वाटर का कोई रेशियो नहीं बताया था क्योंकि वाटर भैया अबंडेंट था उस कंडीशन में। फिर उन्होंने यूज किया था बेटा हाई टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ाया था बेटा। फिर उन्होंने बेटा बॉइलिंग वाटर यूज किया था, मतलब हाई टेम्परेचर के कारण वाटर लिक्विड कंडीशन में, वेपर कंडीशन में अवेलेबल था। याद रखिएगा, वाटर लिक्विड कंडीशन नहीं, वेपर कंडीशन में अवेलेबल था, इसलिए इसको बोल दिया यहाँ पे बेटा वाटर और वाटर वेपर। फिर जिन्होंने टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज किए थे, जो जो चीज उन्होंने यूज किया था, जो जो कंपोनेंट्स यूज किया था, सेम वही चीज आपको पहले बताया जा रहा था। उन्होंने टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स को यूज किया था। ठीक है। और एट 75,000 वोल्ट, 75,000 वोल्ट, ये किसको मिमिक कर रहा है बेटा? यहाँ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा, टंगस्टन इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा। इसका वैल्यू होगा बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस पे रखा था, वो था बेटा 75,000 वोल्ट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के लिए। किसे मिमिक करे? थंडरिंग को मिमिक करने के लिए।
फिर उन्होंने पहली बार फ्लूइड कलेक्ट किया, ये एक्सपेरिमेंट चलता रहा, पहली बार फ्लूइड किया 18वें दिन, कंटिन्यूसली चलता रहा, कंटिन्यूस चलता रहा। 18th डे फ्लूइड कंटेक्ट किया, उसके बाद से बेटा उन्होंने 21st डे को कलेक्ट किया, फिर ऐसे 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 करेक्ट करते गए, बहुत सारे दिनों में किया, मल्टीपल डेज में किया। तो पहली बार जो 18 डेज में किया तो उनको मिला बेटा आग, ये फॉर्मूला याद रखना, आग। क्या मिला? स्टेनले मिलर एक्सपेरिमेंट में उन्हें क्या मिला? अमाइनो एसिड के ग्रुप में उन्हें आग मिला। आग मतलब ग्लाइसिन, अलानिन, एस्पार्टिक एसिड, तीन अमाइनो एसिड्स बेटा बने हुए मिले। कहाँ पे? तो मिलर्स एक्सपेरिमेंट में। लेटर ऑन, और कुछ दिन बीतने के बाद, कुछ दिन बीतने के बाद उनको गागा मिला, मतलब आग तो था ही बेटा, उसमें एक और जी जोड़ दीजिए, तो ग्लूटामिक एसिड प्लस आग, ग्लूटामिक एसिड एक और अमाइनो एसिड उनको बन के रेडी मिला उसमें। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन इन 2005 एएमयू, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पहले अलग एग्जाम होता था बेटा, 2005 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि लेटर ऑन कौन से अमाइनो एसिड्स मिले, तो ग्लूटामिक एसिड। ओके, चलिए और भी कुछ चीजें बनी हुई मिली बेटा, कुछ और सब्सटेंसेस भी मिली बनी हुई। तो सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिले लाइक फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सालिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। इन सबको बेटा आसानी से याद कर सकते हो बेटा, ठीक है। आप इनका न्यूमोनिक्स खुद के लेवल से बना सकते हो, नहीं भी बनाओगे खुद से समझ के बोल सकते हो। जनरली बेटा अमाइनो एसिड से ही क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है, इनसे पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता है। चलिए नीचे आते हैं बेटा। पेंटोस शुगर में हेक्सोस शुगर्स बने थे बेटा, ठीक, एल्डिहाइड बना और कीटोन्स बने थे। ये सारी चीजें बनी है, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमने सीखा क्या कि यस, केमिकल इवोल्यूशन इज पॉसिबल, केमिकल इवोल्यूशन हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा ऑपरिन एंड हाल्डेन थ्योरी को किसने प्रूव किया एक्सपेरिमेंटली, तो बोलोगे आप स्टैनले मिलर एंड हारोल्ड यूरे। या फिर पूछा जाएगा केमिकल इवोल्यूशन को किसने प्रूव किया, हारोल्ड यूरे, ये याद रहेगा। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है बेटा, ये हारोल्ड यूरे ने किसके एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया, तो आप बोलोगे ऑपरिन एंड हाल्डेन। कोई डाउट बच्चों, एनी डाउट? आपको डाउट हो तो आप हैंड रेज कर सकते हो बेटा। चलिए फिर बात करते हैं बेटा अभ्यास। ये केमिकल इवोल्यूशन कंप्लीट, केमिकल इवोल्यूशन को बेटा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिला किससे, हारोल्ड यूरे एंड स्टैनले मिलर से। फिर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, आज हमारा काम बेटा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पढ़ना ही है। देखिएगा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या होता है। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में क्या होगा कि जो हॉट डाइल्यूट सूप बना हुआ था, प्रीबायोटिक सूप, जो पूरा का पूरा सी का एनवायरनमेंट जो बताया था हेल्डेन ने और ऑपरिन ने, हम उसी को क्या लेके चलेंगे बेटा, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल मान के चलेंगे, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स वहीं से मिलेंगे। मैक्रो मॉलिक्यूल वेयर सिंथेसाइज्ड एबायोटिकली, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो एबायोटिकली सिंथेसाइज हुए, ये प्रूव हो गया बेटा। इन प्रिमिटिव ओशन लेटर केम टुगेदर, जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स बने थे बेटा वो सारे के सारे बेटा क्लोज आए, नजदीक आए धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि अचानक से 1 घंटे में हो गया सब, ठीक है। ये घंटे 2 घंटे 5 घंटे की रिएक्शन नहीं है बेटा, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स के रिएक्शन है। came together and form large colloidal drops। अब ये सारे सारे स्ट्रक्चर्स जब साथ आ गए तो क्या बनाए बेटा, लार्ज कोलॉइडल ड्रॉप्स बनाए, और उन ड्रॉप्स को साइंटिस्ट ने नाम दिया प्रोटोबायोन्स। प्रोटोबायोन्स, प्रोटोबायोन्ट का मतलब होता है प्रिकर्सर ऑफ लाइफ, प्रिकर्सर ऑफ लाइफ, प्रोटोबायोन्ट मींस प्रिकर्सर ऑफ लाइफ। तो ये लार्ज कोलॉइडल ड्रॉपलेट्स बनाए बेटा, ये किस काम में आया बेटा, क्या कहलाया, प्रोटोबायोन्स, और इसको हम बोलते हैं बेटा प्रिकर्सर ऑफ लाइफ। इट कंटेन्स न्यूक्लियोप्रोटीन एट कोर। न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब क्या है बेटा, जो डीएनए बना था, आरएनए बना था, उसको बेटा एक कोर में रखे हुए, कोर मतलब सेंटर में, ठीक है। पॉलीसैकेराइड लिपिड एटसेट्रा, मतलब पॉलीसैकेराइड लिपिड इसके बाहर है, पॉलीसैकेराइड और लिपिड इसके बाहर है। ऐसा माना जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है, देखिएगा बच्चों,
ऐसा बोला जा रहा है कि प्रोटोबायंट्स जो बने, इसका भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ चाहिए अब, कि सच में प्रोटोबायंट्स बने या नहीं बने, इसे भी प्रूव करना होगा, इसे भी समझना होगा। चलिए एक एक चीज का प्रूफ आपको दूंगा बेटा, एक एक चीज का बेटा मीनिंग समझाऊंगा, देखिएगा। जो न्यूक्लिक एसिड जो बना बेटा पहला, याद कीजिए हमने पहले बोल चुके, वो नॉन फंक्शनल है। नॉन फंक्शनल मतलब कि नॉन जेनेटिक। याद कीजिए, फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड कैसा था, नॉन जेनेटिक। देन जो प्रोटीन सबसे पहले बना बेटा, यस, जो हैंड रेस कर रहे हैं वो अपने पहले अपने नाम करेक्ट करें बेटा। आप रैंडम नेम से आप हैंड रेस नहीं करोगे। आप अपना नाम करेक्ट करो बेटा, आपका क्या नाम है? ये तो मैं अभी क्लास से रिमूव कर दूंगा आपको। ये 1IP3080, आप जल्दी से अपना नाम करेक्ट करो, आपका नाम क्या है? मैं आपको नहीं तो क्लास से रिमूव कर दूंगा। देखिएगा, तो हमने बात किया था बेटा, नॉन नॉन जेनेटिक न्यूक्लिक एसिड बना था। बच्चों नहीं समझ में आए तो आप हैंड रेस कर सकते हो, पूछ सकते हो बेटा, मैं हर एक पॉइंट पे आपको समझाने के लिए तैयार हूँ। चलिए, प्रोटीन। प्रोटीन कैसा था, नॉन एंजाइमेटिक था। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, अगर सच में आपको साइंस समझना है इसके पीछे का, तो आपको थोड़ी सी जेनेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा बेटा आपको पॉइंट जानना चाहिए कि आरएनए का नेचर क्या होता है, डीएनए का नेचर क्या होता है। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। अगर मैं बच्चों अभी आपसे एक क्वेश्चन दिमाग में डालूं आपके, कि बेटा विच वन इज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए में से पहला जेनेटिक मटेरियल कौन सा था, तो क्या बोलोगे आप? आकांक्षा, बोलो बेटा। सर आरएनए था। चलो तो आरएनए, चलो मैं मान लिया बेटा आपकी बात, लेकिन कैसे कैसे बोल दिया आपने ये बात? यस, आरएनए था ऐसा हमने माना, ठीक है। तो आरएनए क्यों था, ऐसा कुछ जवाब इसका? एनी सपोर्टिव एविडेंस सर इसके? तो आरएनए के बाद डीएनए क्यों बना ये तो पता है, बट आरएनए पहले क्यों था? आई थिंक डीएनए पहले नहीं आया था, आरएनए पहले था। नहीं, आज जो होता है वो तो भैया डीएनए से आरएनए बनता है। आज हमारी बॉडी में डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से डीएनए नहीं बनता कहीं भी। हाँ हाँ, बनता हम ये बोल बनता रहे है कि क्या? आरएनए से डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल में चेंज हुआ, मतलब पहले आरएनए था हाँ जेनेटिक मटेरियल, अब हाँ, तो ये डीएनए क्या? है, वो क्यों है हाँ, इसका रीजन पता नहीं, है? मैं पूछ रहा हूँ कि आरएनए हम कैसे बोल सकते हैं, इतने हाँ। स्ट्रांगली ये बात कैसे रख सकते हैं सामने कि यस आरएनए था? ये कॉन्फिडेंस किस फॉर्म में आपको मिला, मतलब कि जरा बताइए, कुछ तो पॉइंट बताइए कि हाँ सर आरएनए था, ये हम बोल सकते हैं। तो मैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट को बोल रहा हूँ बेटा कि जरा सोचिए, देखिए पढ़ाई, इवोल्यूशन जो है वो हिस्ट्री जैसी है। तो हिस्ट्री को जितना हम सोचेंगे और जितना हम पॉइंट्स को साइंटिफिकली बेटा एनालाइज करेंगे, तभी हमको ये समझ में आएगा। यस, अनीसा बोलना चाहती है, बोलिए बेटा। सर मे भी पहले जो ऑर्गेनिज्म आए थे उसमें पहले आरएनए देखा गया हो, इसकी वजह से हम आरएनए को पहले कंसीडर कर रहे हैं। नहीं, ये तो आरएनए देखा गया हो ये कैसे बोल सकते हैं आप? एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम देखे नहीं है अभी आज तक। जो पहले ऑर्गेनिज्म आए थे उनको तो कोई नहीं देखा है बेटा, एक्सपेरिमेंटली किसी ने नहीं देखा है। सिर्फ ओके। लॉजिकली हम प्रूव करते हैं हर एक चीज को। चलिए कोई बात नहीं, आपको आप खुद आंसर दोगे, देखना थोड़ी देर में। चलिए आते टॉपिक पे आते हैं बेटा। ठीक ठीक है, तो हमने बोला कि
इट इंक्रीजेस इन साइज। जो कोलोइडल पार्टिकल प्रोटोबायोन था बेटा, वो इंक्रीज, जो मैं एरो ऊपर दिखा रहा हूँ, दैट मींस इंक्रीज इन साइज बाय एब्सॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। जैसे कि मान लो ये कोलोइडल पार्टिकल था बेटा, अब इसमें और छोटे छोटे बेटा मैक्रोमोलिक्यूल्स आसपास से जुड़ते जा रहे हैं। तो जुड़ने के कारण क्या होगा, इसका साइज हर समय बढ़ते जा रहा है, हर समय इसका साइज बढ़ता जाएगा। जैसा आपने सोप बबल्स देखे होंगे बेटा, सोप बबल्स आपस में फ्यूज कर करके बड़े बबल्स बन जाते हैं, वैसे ही सेम दे कुड डिवाइड बाय बर्डिंग। अब क्या होगा बेटा, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये हैवी हो जाएगा, और हैवी होकर बेटा क्या करेगा, छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करेगा, दैट इज नोन एज बर्डिंग। ये ट्रू बर्डिंग नहीं था बेटा, ये ट्रू बर्डिंग नहीं था, इसी को बोल दिया बेटा बर्डिंग। लार्ज हो जाएगा, लार्ज होने के कारण बीच से टूट जाएगा, इसी को बोल दिया बर्डिंग। अब प्रोटोबायोन्ट्स को बेटा एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया, जो कि नीचे आपको मिल रहा है, देखिएगा जैसा आकांक्षा। सर इसको बडिंग बोलकर ना बोल के बाइनरी फिजन भी तो बोल सकते थे, क्योंकि ये नहीं split बेटा, उसी तरीके बाइनरी से कर रहा है। नहीं, बाइनरी फिजन अलग चीज होता है। बाइनरी फिजन में अब क्या होता है, जैसे कि देखिए ये रहा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, अब इसे छोटा सा स्ट्रक्चर टूट के निकल रहा है, तो इसे बडिंग ही बोलेंगे ना, ठीक है। बाइनरी फिजन में एग्जैक्टली क्या होता है, बीचों बीच से डिवाइड होता है, या फिर क्रॉस सेक्शन या फिर लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। और बाइनरी फिजन बेटा ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है बायोलॉजी में, ठीक है। बडिंग सिंपल वर्ड है। बडिंग मीन्स कि कोई भी पार्ट डीफ्रैगमेंट हो, फ्रैगमेंट टूट, सॉरी डीफ्रैगमेंट नहीं, फ्रैगमेंट हो, कोई भी पार्ट का बेटा छोटा सा एरिया टूट के अलग हो जाए, दैट इज बडिंग। लेकिन बाइनरी फिजन हायर कंसेप्ट है, तो उससे साइंटिस्ट ने यूज नहीं किया। बाइनरी फिजन भी वर्ड मिलेगा आपको, नीचे मिलेगा। चलिए, तो थोड़ा इसको बेटा हम अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या क्या प्रपोज किया उस लेवल से देखते हैं। तो दो साइंटिस्ट ने फिलहाल अभी बेटा, ऑपरिन साहब ने और सिडनी फॉक्स, फॉक्स में सिर्फ लिखा हो, उनका पूरा नाम था सिडनी फॉक्स। सिडनी फॉक्स आप बुक पढ़ोगे उसमें मिल जाएगा बेटा आपको। एनसीईआरटी में हर एक चीज लिखा हुआ बेटा, लेकिन कैसे लिखा हुआ, शॉर्टकट में, एक लाइन में, एक वर्ड में, ठीक है, छुपा के लिखा हुआ है, कहीं कहीं छुपा दिया गया है। लेकिन समझाने के लिए बेटा आपको मुझे अलग अलग बुक से रेफरेंस लेके आपको ये सब चीज डालना पड़ा है यहाँ पे। देखिएगा, ऑपरिन साहब ने 1924 में एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने कोअजर्वेट बनाने की कोशिश की, ठीक है। बनाना क्या था, प्रोटोबायोंट। तो उन्होंने अपने प्रोटोबायोंट को नाम दिया, ऑपरिन के प्रोटोबायोंट का नाम क्या, कोअजर्वेट्स। कल शायद किसी बच्चे ने पूछा था कोअजर्वेट्स बनेंगे, ये वो अनीस या फिर अनुराग पूछ रहा था, बेटा थोड़ा ध्यान देना। तो ऑपरिन 1924 formed coacervate. How he formed coacervate? उन्होंने कार्बोहाइड्रेट लिया, उन्होंने बेटा लार्ज प्रोटीन्स लिए और उसको बेटा शेक किया, उसको लंबे समय तक बेटा शेक किया, और शेक करने के बाद जो स्ट्रक्चर बन गया उसको उन्होंने नाम दे दिया कोअजर्वेट। क्या क्या लिया, कार्बोहाइड्रेट, क्या लिया, प्रोटीन। देखो बेटा लिपिड नहीं लिया, देखो बेटा न्यूक्लिक एसिड नहीं लिया, ठीक है। लिपिड नहीं लिया, न्यूक्लिक एसिड नहीं लिया, क्योंकि इनको नहीं पता था कि सेल मेम्ब्रेन नाम की चीज भी होती है, न्यूक्लियस के बारे में भी बहुत ज्यादा डिटेल इनको नहीं पता था, ठीक है। या फिर इन्होंने लिपिड नहीं लिया तो सेल मेम्ब्रेन बनने की बेटा कोई बात नहीं बनती है, न्यूक्लिक एसिड नहीं लिया तो कोर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बनने की बात नहीं बनती है। तो जो स्ट्रक्चर आया उनके पास, उनमें ग्रोथ था, हाँ था, मेटाबॉलिज्म था, हाँ था, उनमें मेम्ब्रेन था, नहीं था, रिप्रोडक्शन था, नहीं था। मतलब जो कोअजर्वेट्स बने ऑपरिन के, वो बेटा मेम्ब्रेन बाउंड नहीं थे, उनमें रिप्रोडक्शन नहीं था। क्यों मेम्ब्रेन बाउंड नहीं थे, क्योंकि उन्होंने लिपिड यूज नहीं किया था। अगर लिपिड यूज किया होता तो एक पतला मेम्ब्रेन लिपिड का, फॉस्फोलिपिड का हो सकता है कि सरफेस पे बना होता। बाद में ये भी देखा गया कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा था, ट्रू रिप्रोडक्शन नहीं था। देखो ग्रोथ मैंने लिखा है, मतलब कि सराउंडिंग स्ट्रक्चर से उसमें बेटा कंपोनेंट्स को बढ़ाएगा, एब्जॉर्ब करेगा, साइज में बड़ा होगा। लेकिन ये कभी भी बेटा अगर बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन नहीं सो किया, ट्रू रिप्रोडक्शन जैसे सेल रिप्रोड्यूस करते नहीं किया। फिर 1957 सिडनी फॉक्स ने क्या किया बेटा, कि लिपिड लिया, अमाइनो एसिड्स लिए, ड्राइड, मतलब कि पानी ऐड नहीं किया था अभी, और उसे हीट किया,
130 to 180 डिग्री सेल्सियस के बीच में हीट किया, तो एक स्ट्रक्चर मिल गया इनको बेटा प्रोटीनॉइड्स। हीट करने के बाद से स्ट्रक्चर मिल गया प्रोटीनॉइड। फिर इन्होंने क्या किया, लिपिड और अमीनो एसिड को मिलाते हुए बेटा क्या कर दिया, कोल्ड वाटर में डाल दिया। किसमें डाल दिया, कोल्ड वाटर में डाल दिया। तो बेटा लिपिड अमीनो एसिड को बेटा कोल्ड वाटर में डाला तो उन्हें एक माइक्रोस्फीयर स्ट्रक्चर मिला, जिसको बेटा उन्होंने नाम दिया माइक्रोस्फीयर। माइक्रोस्फीयर में लिपिड कोट था, हाँ, क्योंकि उन्होंने लिपिड यूज किया था। माइक्रोस्फीयर में ग्रोथ था, यस ग्रोथ था। बर्डिंग था, यस था। नॉट ट्रू, सही ट्रू बर्डिंग नहीं था। जैसा कि आप सीखते हो बेटा हाइड्रा में बर्डिंग, फिर बेटा यीस्ट में बर्डिंग जो पढ़ते हो वो ट्रू बर्डिंग है बेटा। यहाँ पे ट्रू बर्डिंग नहीं था, बस स्ट्रक्चर बढ़ा, स्ट्रक्चर का फ्रैगमेंट निकल निकल के अलग हुआ, दैट इज बर्डिंग। इसका जो साइज उन्होंने बेटा मेजर किया था वो 1 to 2 माइक्रोन था, 1 से 2 माइक्रोन के बीच में था। तो लिपिड कोट, ग्रोथ, देन बेटा बर्डिंग, ये सब चीजें इसमें मिली। लेकिन अभी भी इसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं है, देखिएगा अभी भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो बेटा क्या किया, डीमर नाम के साइंटिस्ट ने 1993, डीमर नाम के साइंटिस्ट ने 1993 में इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को बेटा मिक्स कर दिया, इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को मिक्स कर दिया और जो स्ट्रक्चर बना उसको नाम दे दिया वेसाइकल्स, इसे नाम दे दिया वेसाइकल्स। तो ये था बेटा क्या, ये क्या था, प्रोटोबायोन्स। Protobions are not true cells. Protobions are not true life. ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की कहानी चल रही है, ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की शुरुआत आने वाली है। प्रोटोबायंट्स आर नॉट ट्रू सेल्स, याद रखना बेटा। प्रोटोबायंट्स के बाद से आए बेटा इयोबायंट्स और प्रोटोसेल। प्रोटो मतलब क्या, फर्स्ट सेल मीन सेल, और इयोबायंट, इयो मीन्स ट्रू लाइफ आने वाला बेटा। आफ्टर प्रोटोबायंट क्या आने वाला है, प्रोटोसेल आने वाला, इसी को बोला गया इयोबायंट। चलिए ऑरिजिन ऑफ इयोबायंट के बारे में बात करते हैं। अब क्या हुआ बेटा, जो पोस्टुलेटेड है, मतलब कि जो माना गया है, ठीक है, कि जो प्रोटीन नॉन एंजाइमेटिक था वो मेटल आयंस के साथ मिला। आप सभी बेटा एंजाइम पढ़े होंगे, यस आकांक्षा, करण, सर डीमर के वेसिकल्स में वो सारे एस्पेक्ट्स थे जो हमने पढ़ा अभी, रिप्रोडक्शन, जी 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 बिल्कुल सब बेटा, कुछ था। हाँ, मतलब कि देखो इसमें न्यूक्लिक एसिड छोड़ के सब कुछ था, न्यूक्लिक एसिड छोड़ के सब कुछ था। देखिएगा जो प्रोटीन्स थे बेटा, अच्छा आप सभी ने एंजाइम पढ़ा होगा बेटा, एंजाइम में कोफैक्टर, आपने बेटा कोएंजाइम, एपोएंजाइम, होलो एंजाइम, ये सब वर्ड सुने होंगे, सुना है सबने? हेलो स्टूडेंट्स, कोई तो बोल दो। हाँ आकांक्षा, यस सर सुना है। हाँ, कोफैक्टर, कोएंजाइम, एपोएंजाइम, होलो एंजाइम, सब वर्ड सुने? हाँ बायोमॉलिक्यूल्स में हाँ पढ़े हैं। हाँ हाँ ठीक है। तो चलो जो कोफैक्टर्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो कोफैक्टर्स होते हैं वो मेटल आयंस होते हैं। तो मेटल आयंस जब तक प्रोटीन के साथ जुड़े, प्रोटीन के साथ ऐड हुए, तो हमें जो प्रोटीन मिला वो अब एंजाइमेटिक था। याद करो पहला प्रोटीन कैसा था, नॉन एंजाइमेटिक था, अब जो प्रोटीन मिला वो क्या है, एंजाइमेटिक। फिर जो न्यूक्लिक एसिड शुरुआत में था बेटा उसमें म्यूटेशन हुआ, उसमें बदलाव हुआ, बदलाव के बाद जो न्यूक्लिक एसिड मिला वो कैसा हो गया बेटा, रेप्लिकेटिव। मतलब न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए बना या आरएनए बना वो अपने नंबर को बढ़ा सकता है, वो अपने आप को ही सिंथेसाइज कर सकता है, इसलिए इसको बोल देगा रेप्लिकेटिव। मैंने जेनेटिक नहीं बोला, मैंने रेप्लिकेटिव बोला है। मतलब किसी भी डीएनए या आरएनए को बेटा जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए सबसे पहला कैरेक्टर होता है कि वो सेल्फ रेप्लिकेट कर पाए, खुद से अपने आप को बेटा दोबारा बना पाए। तो ये रेप्लिकेटिव डीएनए बना, ठीक है, रेप्लिकेटिव आरएनए बना। एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा बेटा कि कोई भी जो पहला स्ट्रैंड बना होगा बेटा वो सिंपल बना होगा, आरएनए बना होगा, आरएनए इज मोर सिंपल। लेकिन आरएनए ज्यादा इजीली म्यूटेबल हो है बेटा, जल्दी से जल्दी इसमें टूट के बेटा नए नए न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे ऐड हो सकते हैं, मतलब इजीली म्यूटेबल है, ठीक है, जल्दी से जल्दी म्यूटेट किया जा सकता है। सो पहला जो जेनेटिक मटेरियल था बेटा वो आरएनए था, ये पहला हमारा पॉइंट रहा, ठीक है, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल वाज आरएनए। फिर आज भी जो प्रोटीन बनाने का काम होता है बेटा, देखिएगा
आज भी जो प्रोटीन बनता है बॉडी में हमारे, ठीक है, ये प्रोटीन आरएनए बनाता है, डीएनए नहीं बनाता है। बात समझ में आई? मतलब कि बेटा मेन फंक्शन आरएनए करता है, डीएनए तो जस्ट आरएनए के इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। सो डीएनए इज ए बेस्ट स्टोरेज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए बेटा स्टोरेज के लिए बेस्ट जेनेटिक मटेरियल है। जीन एक्सप्रेशन के लिए आरएनए ही यूज किया जाता है बेटा। आरएनए इज द बेस्ट जेनेटिक मटेरियल फॉर जीन एक्सप्रेशन। सो हर एक कैटेगरी में बेटा हमें आरएनए मिल रहा है कि जो जीन एक्सप्रेशन के लिए या फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल होने के लिए एलिजिबल है। लेकिन हाँ, आरएनए बेटा स्टेबल नहीं होता है, आरएनए हाईली अनस्टेबल होता है। तो आरएनए को स्टेबल बनाने के लिए आरएनए ने अपने आप को बेटा डीएनए में कन्वर्ट किया होगा। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। फिर दोबारा सुनिए बेटा, इसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी बाद में मिलेंगे आपको इसी क्लस्टर में, इसी नीचे में। ठीक है, तो ये जो दोनों को ऐड किया उन्होंने कंसेप्ट को, तो उन्हें मिला बेटा न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो मतलब क्या बेटा? न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन मतलब प्रोटीन। ठीक है, सेल्फ डुप्लीकेशन इसके पास बेटा क्राइटेरिया था, इस खुद से अपने आप को नंबर बढ़ा सकता था। यस, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, ये रहा बेटा फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। अब क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन्स, ध्यान देना बेटा, क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन्स, देखिए बहुत सारे न्यूक्लियो प्रोटीन्स एक साथ यूनाइट हो गए, जुड़ गए, क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन्स, उनको नाम दिया गया बेटा प्रोटोसेल और ईओबायोन्ट, बिगिनिंग ऑफ लाइफ, यहाँ से बेटा लाइफ की शुरुआत हो गई। तो मैंने थोड़ा सा आरएनए के बारे में बताया, थोड़ा डीएनए के बारे में बताया, थोड़ा और आरएनए के सपोर्ट में बोलता हूँ। आरएनए बेटा सारे काम कर सकता था, आरएनए जेनेटिक मटेरियल को स्टोर कर सकता है, हाँ करता था, लेकिन पुअर स्टोरेज, ज्यादा म्यूटेशन होने के चांसेस है। आज भी जो आरएनए वायरसेस हैं ये बताते हैं बेटा, आज भी आरएनए वायरस है ना, याद करो कोरोना वायरस आरएनए वायरस ही तो है। और कोरोना वायरस आज डिस्कवर नहीं हुआ बेटा, 1970 में डिस्कवर हुआ था। ठीक है, तो 1970 में जो कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन डिस्कवर हुआ था बेटा, वो अलग था, कॉमन कोल्ड या फिर छोटी मोटी बीमारियां करता था बेटा। ठीक है, छोटी मोटी बेटा सर्दी खांसी जुकाम होता था। लेकिन अभी जो हो रहा है बेटा वो लंबे समय तक चल रहा है और उसमें जान जाने की चांस ज्यादा हो जा रही है। ये क्यों हो रहा है भैया? तो पुराना वाला जो सार्स वायरस था बेटा वही म्यूटेट किया है और बना दिया बेटा कोविड। कोविड है, इसका फुल फॉर्म शायद आप जानते होंगे, कोई बताएगा कोविड का फुल फॉर्म? यस, सर कोरोना वायरस डिजीज के बारे में। हाँ, कोविड-19 क्या है? सर CO stands for corona और VI stands for virus, कोरोना C वायरस stands for डिजीज, disease यस, और और व्हाट इज 19 19? मतलब 2019। 2019, वेरी गुड। 2019 में ये स्ट्रेन ये डिस्कवर किया गया। ठीक है, और ये बेटा कोरोना वायरस का 2019 में जो डिस्कवर स्ट्रेन है उसके बारे में बात की जा रही है। मैंने बोला बेटा कोरोना वायरस को 1970 में ही डिस्कवर कर लिया गया था। ठीक है, तो ये बेटा जो 1970 में डिस्कवर किया गया था और जो 2019 में डिस्कवर किया गया, इनमें डिफरेंस क्या है? फिर इनमें बेटा बेसिकली डिफरेंस है बेटा जेनेटिक मटेरियल का। क्यों? क्योंकि पहले वाला भी आरएनए था, आज भी आरएनए है, ये म्यूटेट हो गया बेटा। और म्यूटेट होने के कारण क्या हो गया, आज का जो स्ट्रेन है, आज जो हमारे पास कोरोना वायरस का स्ट्रेन है, ये बेटा हाईली इन्फेक्शियस है, ये ज्यादा इन्फेक्शन करता है, बस यही अंतर है। तो और थोड़ा बात करते हैं। आरएनए कैन बी यूज्ड एज एंजाइम, डीएनए एंजाइम की तरह काम नहीं कर सकता, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं कर सकता है, लेकिन आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम कर सकता है और बेटा आरएनए एज एंजाइम की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा बेटा राइबोजाइम, राइबोजाइम्स, बहुत सारे राइबोजाइम्स होते हैं बेटा जो एग्जैक्टली आरएनए ही है। ओके, आरएनए कैन बी एंजाइम इन द फॉर्म ऑफ राइबोजाइम, बट डीएनए एंजाइम का काम नहीं कर सकता है। ठीक है, प्रोटीन एंजाइम का काम कर सकता है, तो बेटा जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं कर सकता है। मतलब कि बेटा जो फर्स्ट आरएनए था वो सेल्फ सस्टेनिंग था, वो खुद से खुद को रेप्लिकेट करवा रहा था, खुद से बेटा अपने आप को बेटा सस्टेन करवाने में इफेक्टिव था, इसे याद रखिएगा। चलिए फिर बात करते हैं बेटा ईओबायोन्ट। ईओबायोन्ट क्या, जो प्रोटोसेल्स थे बेटा उसके कुछ कोर के पार्ट, या देखिएगा बेटा ये रहा ईओबायोन्ट, इसका कुछ कोर का पार्ट बेटा, कुछ न्यूक्लिक एसिड का पार्ट बेटा
टूट के अलग हुआ, फ्यू कोर न्यूक्लियोप्रोटीन गेट सेपरेटेड, तो ये बेटा इनएक्टिव हो गया, मतलब खराब हो गया। फिर क्या हुआ बेटा, ये जो छोटा सा कोर का पार्ट जो है टूट के अलग हुआ था, वो फिर से दूसरे ईओ बायंट पे जाके जुड़ गया और दूसरा ईओ बायंट अब एक्टिव हो गया। मतलब कि टूटने और जुड़ने का पार्ट रैंडम चलता रहा, टूटने और जुड़ने का पार्ट रैंडम चलता रहा। और ये क्या बताया बेटा, वायरस लाइक स्ट्रक्चर्स वेयर फॉर्म। याद करो बेटा, आज भी जो वायरस है वो क्या है, बाहर से प्रोटीन का कोट, ठीक है, भीतर की तरफ जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियो प्रोटीन, यही तो है। इसी को तो बोला गया, इसी को तो बोला गया कि बेटा वायरस लाइक स्ट्रक्चर्स वेयर फॉर्म, वायरस की तरह स्ट्रक्चर्स जो थे बने यहाँ पे बेटा, वायरस लाइक स्ट्रक्चर्स। कॉम्प्लेक्स से सिंपल इवोल्यूशन हुआ, देखिएगा ये कॉम्प्लेक्स था थोड़ा, अब उससे सिंपल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स बने, वायरस लाइक स्ट्रक्चर, इसीलिए इसको बोल सकते हैं बेटा हम लोग रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। तो बेटा कभी कभी रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन भी हुए हैं धरती पे, पीछे भी गया है बेटा इवोल्यूशन, थोड़ा ध्यान देना बेटा। जब इवोल्यूशन का अपग्रेड करे, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाए, इसे बोलेंगे प्रोग्रेसिव। और जब बेटा कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाए, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाए, इसे बोलेंगे रेट्रोग्रेसिव। रेट्रोग्रेसिव मतलब बिहाइंड, पीछे चलना बेटा। थोड़ा समझ में आया होगा आपको। इस थोड़े समझने को बेटा हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, ठीक है, आरएनए वर्ल्ड से देखिएगा। और नेक्स्ट क्लास बेटा फिर इसके बाद की कहानी बात करेंगे। जो पहला प्रिमिटिव अर्थ था बेटा वो आरएनए वर्ल्ड था, डीएनए वर्ल्ड नहीं था, आरएनए वर्ल्ड था। इससे क्या मीनिंग निकलता है बेटा कि प्रिमिटिव अर्थ इज हैविंग आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। इसको अब हम प्रूव करते हैं बेटा। तो इंडियन मूल के साइंटिस्ट डॉक्टर एच.जी. खुराना, ठीक है, पंजाब के साइंटिस्ट थे बेटा ये डॉक्टर एच.जी. खुराना। इन्होंने पूरी जिंदगी बेटा अपनी अमेरिका में ही बिताई है। ये इंडिया के मूल के थे, इंडियन ओरिजिन के थे, लेकिन इनकी पढ़ाई सब कुछ बेटा कहाँ हुई है, अमेरिका में हुई है, अमेरिका में ही साइंटिस्ट थे। तो प्रोफेसर हरगोविंद खुराना, एच.जी. खुराना, इन्होंने बेटा आर्टिफिशियली 77 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की आरएनए बना के दिखाई। कहाँ बना के दिखाई, इन विट्रो, ठीक है, आर्टिफिशियली मतलब कि बेटा लैब में synthesized 77 nucleotide sequence without the help of DNA। मतलब कि इन्होंने क्या किया बेटा, आरएनए सिंथेसिस की, आरएनए सिंथेसिस इंडिपेंडेंट ऑफ डीएनए, आरएनए सिंथेसिस इंडिपेंडेंट ऑफ डीएनए, याद रखना, डीएनए के बिना बनाया। ये जितने भी आरएनए बनते हैं सब तो भैया डीएनए के ऊपर बनाए जाते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से हम आरएनए बनाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। लेकिन अगर हम डीएनए बना रहे हैं विदाउट, सॉरी आरएनए बना रहे हैं विदाउट द यूज ऑफ दैट डीएनए, तो ये क्या क्या बताता है बेटा कि यस, आरएनए भी एक स्ट्रॉन्ग जेनेटिक मटेरियल है जो सेल्फ सस्टेन कर सकता है, खुद से भी जिंदा रहने की इसकी पॉसिबिलिटी है। नाउ थॉमस एंड अल्टमान, ये दो साइंटिस्ट बेटा, इन्होंने डिस्क्राइब किया दैट आरएनए हैव एंजाइमेटिक एक्टिविटी, राइबोजाइम। राइबोजाइम एक्टिविटी को किसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था बेटा, थॉमस एंड अल्टमान ने, ठीक है। और आरएनए इज हैविंग, ध्यान दीजिएगा, आरएनए इज हैविंग सेल्फ रेप्लिकेटिंग पावर। और इस चीज को, आरएनए से आरएनए बनाया जा सकता है, ये चीज, या फिर बेटा आरएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ये चीज आपको एनसीईआरटी पेज नंबर 112, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ 4th लाइन, अगर आपके पास एनसीईआरटी बेटा खोल के देख लीजिए, मैं आप लोगों के लिए ये लिख के रखा हूं यहाँ पे बेटा, ठीक है, एनसीईआरटी पेज नंबर 112, फर्स्ट पैराग्राफ 4th लाइन। आप जाओगे तो आपको मिलेगा बेटा सेवेरो ओकुहा एंजाइम, ये जेनेटिक्स वाला पार्ट में मिल जाएगा बेटा आपको, सेवेरो ओकुहा एंजाइम। सुन रहे हो बेटा आप लोग, सेवेरो ओकुहा एंजाइम भी वही बात बताता है कि बेटा आरएनए बेटा हर एक काम कर सकता है, आरएनए सिंथेसिस पॉसिबल है। तो ये सब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिला बेटा। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के बाद से साइंटिस्ट ने माना, थिंकिंग चेंज, दिमाग बेटा बदला कि 4 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब कि 4 बिलियन ईयर्स पहले जो हमारा अर्थ था, अर्थ वाज आरएनए वर्ल्ड, नॉट द डीएनए वर्ल्ड। डीएनए वर्ल्ड नहीं था। RNA can self-replicate. RNA can have the enzymatic activity. RNA best for information transfer, not for storage.
स्टोरेज वाला पार्ट बेटा आरएनए का वीक है, स्टोरेज क्या है, गड़बड़ है। क्या अच्छा है बेटा, आरएनए का बेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। अरे भैया आरएनए से ही आज भी प्रोटीन बनता है ना, तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के लिए कौन अच्छा है, आरएनए अच्छा है। तो बच्चों आज यहीं तक, अगले क्लास में बेटा हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को ही आगे लेके चलेंगे। यस सौम्या बोलिए बेटा। इससे ये कैसे पता चलता है कि आरएनए डीएनए से पहले आया होगा? जी बिल्कुल बेटा, आरएनए डीएनए को बना सकता है, ये आज भी प्रूव हो गया है। आरएनए से डीएनए बन सकता है, लेकिन डीएनए कभी भी बेटा प्रोटीन नहीं बनाता है। डीएनए कहीं प्रोटीन बना रहा है क्या, नहीं, आरएनए प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, आरएनए प्रोटीन बना रहा है, मतलब कि बेटा पहले जो आया होगा वो आरएनए ही होगा, पहले कॉम्प्लेक्स नहीं आ सकता ना, पहले तो सिंपल ही आया होगा ना। बात समझ में आ रहा है, मतलब आरएनए प्रोटीन बनाता है, डीएनए प्रोटीन नहीं बनाता, डीएनए आरएनए बनाता, फिर आरएनए प्रोटीन बनाता है। मतलब कि आरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस पहले भी था, ठीक है। बाद में थ्रू म्यूटेशन आरएनए ने क्या किया बेटा, अपने आप को स्टोर करने के लिए डीएनए जैसी चीजें बनाई। मतलब कि डीएनए इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आरएनए, डीएनए इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आरएनए। देखिए आज भी डोमिनेटिंग कौन है, आप देखोगे ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, सब कुछ बेटा आरएनए कर रहा है, सारा काम कौन कर रहा है, आरएनए कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। लेकिन इन सबका इंफॉर्मेशन कहाँ छुपा हुआ है, डीएनए में। डीएनए ही बनाता है ट्रांसफर आरएनए, डीएनए ही बनाता है मैसेंजर आरएनए, डीएनए ही बनाता है राइबोसोमल आरएनए। मतलब कि आरएनए ने क्या किया, अपने इंफॉर्मेशन को डीएनए में छुपा दिया। क्यों, क्योंकि डीएनए बेटा स्टोरेज के लिए अच्छा है, डीएनए इज गुड फॉर स्टोरेज एंड आरएनए इज गुड फॉर जीन एक्सप्रेशन। मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आया। हाँ किसी बच्चे का डाउट आ रहा था, एक मिनट। अनुराग, डीएनए इज फॉर